मुस्कान अपने पति को 4 टुकड़ों में काट के उसको ड्रम में डाल के और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हिमाचल के शिमला, मनाली और कसोल में कुछ इस तरह से हनीमून मना रही थी। हालांकि जो मुस्कान की शादी थी वो भी एक लव मैरिज ही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ मुस्कान और उसके पति के बीच में जिस वजह से मुस्कान को इतना भयानक कदम उठाना पड़ा? क्या वो इंटीमेसी की भूख थी, पैसों का नशा था, या फिर बचपन के प्यार का दोबारा से मिलना था? हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो पर्सपेक्टिव आपको बताए जा रहे हैं जैसा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या फिर मुस्कान शायद साहिल से शादी करना चाहती थी, ये सब के सब गलत हैं। तो आखिरकार ये मोटिव था क्या? उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस सब की शुरुआत हुई थी 2016 से, जब मुस्कान की उम्र लगभग 18 से 19 साल थी और सौरभ की उम्र उस समय 20 से 21 साल थी। दोनों समहाउ मुस्कान की नानी के घर पे मिलते हैं, जहाँ पे मुस्कान का आना जाना काफ़ी फ्रीक्वेंट रहता था और वहीं से दोनों को प्यार होना शुरू हो जाता है। हालांकि उस समय जो सौरभ था वो अच्छा कमाता नहीं था और वहीं मुस्कान भी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से दोनों ही थोड़े ही टाइम में रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी अपनी फैमिली में शादी के लिए बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सौरभ की फैमिली थी वो इस शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी कीमत पे ये शादी हो। 2016 के एंड तक दोनों प्लान करते हैं शादी करने का और इसी के चलते दोनों अपने घरों से भाग भी जाते हैं, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज इस चीज़ के लिए अग्री नहीं थी। उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद ही उनको पुलिस फिर से ढूंढ निकालती है। फैमिलीज ने इसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी फैमिलीज में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फैमिली भी डिसाइड करती है कि इनकी शादी करवा ही देनी चाहिए। जिसके बाद फॉर्चुनेटली जो सौरभ था उसकी मर्चेंट नेवी में जॉब भी लग जाती है और वो इसी के चलते लंदन निकल जाता है। वहीं पीछे से जो मुस्कान थी वो उसके ही घर पे रह रही थी। लेकिन लगभग 1 साल मुस्कान को सौरभ की फैमिली के साथ रहते हो गया था, लेकिन इनका जो बॉन्ड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पा रहा था। मुस्कान ना तो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी और ना ही दूसरी तरफ सौरभ के पेरेंट्स के साथ वो रहना चाहती थी। आखिरकार ऐसा मुस्कान के दिमाग में आ क्या गया था? खैर, वो शादी के 1 साल के बाद ही अपना अलग से एक अपार्टमेंट ले लेती है, जहाँ पे वो 2017 में रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इसी बीच 2019 के अराउंड मुस्कान और सौरभ के घर पे एक बेटी भी जन्म लेती है। अब तक जो सौरभ था वो तो काफ़ी हद तक खुश था, लेकिन 2019 में ही मुस्कान का जो स्कूल का बैच था उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। किसी फ्रेंड की उनकी शादी हुई होती है और उसी से रिलेटेड ये एक ग्रुप बनता है, जिसमें वो सारे के सारे दोस्त जो कि मुस्कान के प्राइमरी और मिड स्कूल में पढ़ते थे उनसे उनकी बातचीत होनी शुरू होती है। लेकिन इसी बीच मुस्कान का एक फ्रेंड था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला और मुस्कान क्लास 8th तक साथ में पढ़े थे और वो दोनों उस समय भी एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद दोनों का स्कूल बदल गया और बचपन से धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे। ऑलमोस्ट सब कुछ उनके दिमाग से निकल गया था अनटिल 2019 में ये व्हाट्सएप ग्रुप बना, जिसमें इनकी सबकी बात होनी शुरू होती है और मुस्कान और साहिल की इनफैक्ट ज़्यादा बात होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जो उनकी नज़दीकियाँ थी वो बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक जो साहिल था वो मुस्कान को एज अ फ्रेंड ही अप्रोच कर रहा था, लेकिन शायद मुस्कान के दिल में कुछ और ही आ गया था। इसी बीच थोड़ा टाइम और बीतता है, लेकिन जो साहिल था उसकी माँ की मौत हो जाती है। साहिल अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था और धीरे धीरे वो इसी चीज़ के बाद सुपरस्टिशियस होने लग पड़ता है। मतलब वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग पड़ता है और साथ ही वो नशे में भी काफ़ी हद तक डूब चुका था। इसी बीच उसको ऐसा लगता था कि स्नैपचैट पे एक अकाउंट था जिससे उसकी माँ से उसकी बातचीत हो रही है, लेकिन इस ड्यूरिंग मुस्कान से उसकी बातें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और मुस्कान समहाउ जान चुकी थी कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। इनफैक्ट साहिल ये भी बताता था कि उसकी माँ से बात भी होती है, उसको उसकी माँ दिखती भी है, जो कि शायद एक इल्यूजन ही था। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाया किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान ने स्नैपचैट पे एक अलग से अकाउंट बनाया, जिसमें उसने साहिल की माँ बनके साहिल से बातचीत करना शुरू कर दी और वो हमेशा ही अपनी ही बढ़ाई, मतलब मुस्कान अपनी ही बढ़ाई उस अकाउंट से साहिल के साथ करती रहती थी, उसकी माँ बनके, कि ये लड़की जिसका नाम मुस्कान है ये तेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो और इसी से मुझे खुशी मिलेगी। और धीरे धीरे यही सुनने के बाद साहिल भी काफ़ी हद तक मुस्कान के साथ बातें करना शुरू कर देता है। साहिल को भी मुस्कान के साथ प्यार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो समहाउ अपनी माँ से कनेक्टेड ही रहना चाहता था।
और इसी बीच जो साहिल मोस्टली रहता था वो अपनी नानी के साथ ही रहता था। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन दोनों की नज़दीकियां भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लगभग 2022 के मिड में मुस्कान अपना अपार्टमेंट चेंज कर लेती है। ये जो अपार्टमेंट था इसके पास ही एक और अपार्टमेंट था जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि साहिल ही रह रहा था। इनके जो अपार्टमेंट्स का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था और क्योंकि अब ये दोनों बहुत एक दूसरे के पास आ चुके थे तो दोनों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कभी कभार मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया करती थी जब भी उसको छुट्टियां होती थी या फिर मोस्टली वीकेंड्स पे उसकी जो बेटी होती थी वो उसके साथ नहीं रहती थी। लेकिन इसी बीच जो मुस्कान होती थी वो अपने घर पे ही रहती थी और लोगों की माने या फिर मुस्कान के पड़ोसियों की माने या फिर उनके ऑनर्स की माने तो उनका कहना ये था कि इस ड्यूरिंग साहिल मुस्कान के घर पे विजिट किया करता था। यही नहीं, वो दोनों साथ में खाना खाते थे, दोनों साथ में रहते थे, रात इनफैक्ट साथ में बिताते थे, इंटीमेट तक होते थे और इसके अलावा दोनों नशा भी करना शुरू कर चुके थे। मतलब जो साहिल था वो तो नशे का आदी था ही था, लेकिन यहाँ से जो मुस्कान थी वो भी नशे में काफ़ी हद तक पड़ चुकी थी। जब सौरभ और मुस्कान की शादी हुई थी और जब सौरभ 1 साल के बाद ही अपनी पत्नी को अपने घर से अलग एक अपार्टमेंट लेने के लिए वापस आया था इंडिया, उस समय उसने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी और उसी समय उसको घर वालों ने भी अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया था। लेकिन फिर भी सौरभ कभी कभार अपने घर जाता रहता था, कभी कभार खाने पीने के लिए या फिर कभी कभार अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उनकी पोती को उनसे मिलाने के लिए। इसके अलावा उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। उसकी फैमिली को ये भी नहीं पता होता था कि आखिरकार सौरभ अभी रह कहाँ पे रहा है। जैसे तैसे उन्होंने गरीबी में ही इसके बाद अपना टाइम निकाला और उसके बाद साहिल फिर से लंदन चला गया, लेकिन इस बार मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि मुस्कान की माने तो साहिल उस समय एक बेकरी में, लंदन की बेकरी में ही जॉब कर रहा था। खैर अब भी मुस्कान ने इस मोड़ पे सौरभ को लाके खड़ा कर दिया था कि वो अपनी फैमिली का नहीं था और दूसरी तरफ जो मुस्कान थी वो भी उसको उसकी पीठ पीछे से धोखा ही दे रही थी। इसके बाद 2022 में जब मुस्कान और साहिल काफ़ी खुल चुके थे तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते थे मुस्कान के अपार्टमेंट में ही। लेकिन मुस्कान की अपार्टमेंट का जो ओनर था उसने काफ़ी बार वहाँ पे साहिल को आते हुए देखा और वो काफ़ी अच्छी तरह से जानता था कि साहिल इसका हस्बैंड तो नहीं है बल्कि इसका हस्बैंड सौरभ है, जिसको उसने देख रखा था जब वो शिफ्ट हुए थे साथ में। और इसी के चलते वो बहुत सीरियस हो गया था। सौरभ का उसके पास नंबर भी था। इनफैक्ट सौरभ इसी ड्यूरिंग जब वापस आता है तो ये जो ओनर था ये उसको सब कुछ बताता है कि इस तरह से उसकी बीवी से मिलने कोई लड़का वहाँ पे आता रहता है। इनफैक्ट एक बार जब सौरभ की बेटी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी अपने अपार्टमेंट में तो उस समय उसको चुप कोई नहीं करवा रहा था। तभी ये जो ऑनर था ये उनके घर की तरफ जाता है कि बेटी को चुप करवाए, लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उसने मुस्कान और साहिल को देख लिया था, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गया था उन दोनों पे। और मुस्कान ने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो उसके पति को कुछ ना बताए, लेकिन जो ऑनर था इसने साहिल को आते ही सब कुछ बताया। सौरभ नहीं चाहता था अब इसके बाद मुस्कान के साथ रहना। ऑब्वियसली आपकी पत्नी जिससे आप इतना टाइम दूर रहते हैं वो आपके साथ ऐसा कर रही हो तो कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहेगा। वो उसको डिवोर्स देना चाहता था और 2021-22 के दौरान ही उसने डिवोर्स फाइल भी किया था। लेकिन इसके बाद मुस्कान ने उसको काफ़ी समझाया, माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि वो इस तरह का कुछ भी फ्यूचर में नहीं करेगी, जिस वजह से सौरभ ने अपनी बेटी की तरफ भी देखा और ये डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया। फिर से उसने वैसे ही एक फ्रेश स्टार्ट किया, ये सोच के कि शायद मुस्कान सुधर जाएगी। लेकिन उसके वापस लंदन जाते ही सब कुछ वैसा ही हो चुका था। सौरभ लंदन से बहुत रेयर आता था, बहुत सालों के बाद आता था। वहीं पीछे से मुस्कान खुल चुकी थी, उसको कोई परवाह नहीं रही थी सौरभ की। कभी कभार जब उसकी बेटी घर नहीं होती थी दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली इंटीमेट हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई औरत इस तरह से बहुत खुल जाती है या फिर किसी औरत का इस तरह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो उस समय होता है वो कोई और नहीं, उसका अपना ही पति हो जाता है। और इसी तरह का कुछ इनके केस में भी था। हालांकि अभी तक सौरभ जो था वो लंदन में ही था, लेकिन 2024 के नवंबर से ही मुस्कान और साहिल ने उसको मारने का प्लान कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा था कि वो सौरभ को मारेंगे, जिसके बाद वो उसको ज़मीन में गाड़ देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि जो सौरभ की अपनी फैमिली थी वो भी उससे बातचीत बहुत कम करती थी, रेयर ही उनकी बातचीत होती थी इनफैक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्कान की फैमिली थी उनको तो वो झूठ आराम से बोल सकती थी कि सौरभ वापस लंदन चला गया है। इसी के चलते साहिल और मुस्कान दोनों अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू करते हैं, ये सोच के कि शायद वो उनको बताएंगे कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि एक लाश को कितना गहरा गाड़ना ज़रूरी होता है। तो वो अपने कुछ दोस्तों से ये बहाना लगा के पूछते हैं कि अगर पूजा का कुछ सामान गाड़ना हो तो वो ज़मीन में कितना नीचे दबाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा के सामान को आप कहीं बहा ना सकें तो उसके बाद
बाद उसको कहीं ज़मीन में दबा सकते हैं, जिससे आप उसको एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। और वैसे उसके दोस्तों ने उनको बताया कि थोड़ा ही नीचे अगर आप ज़मीन से उसको 1.5-2 फुट गाड़ेंगे तो सब नॉर्मल रहता है और वो अच्छे से डिस्पोज हो जाता है। लेकिन वहीं पे मजाक मजाक में मुस्कान ने अपने दोस्तों से पूछा कि अगर क्या हो अगर किसी इंसान को मार के गाड़ना हो। तो वहीं जो मुस्कान के दोस्त थे वो काफ़ी फ्यूरियस हो गए, उस पर गुस्सा हो गए और वो उस पर चिढ़ गए कि तू किस तरह की बातें कर रही है। तो मुस्कान ने वहाँ से बातें घुमा दी, लेकिन उसके दिल में असल में यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लानिंग बढ़ती ही जा रही थी और 2025 की शुरुआत में ही मुस्कान को पता चलता है, इनफैक्ट उसको सौरभ खुद बताता है कि वो मुस्कान के बर्थडे पे जो कि 25 फरवरी को था, उसी के चलते 24 फरवरी को ही वापस पहुंच रहा है, सो दैट उनको सेलिब्रेशन का थोड़ा टाइम मिल सके और इस बार वो बर्थडे साथ में ही बनाएंगे। अब यहाँ से ही मुस्कान के दिमाग में प्लानिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो डेट जैसे जैसे पास आ रही थी उनकी प्लानिंग्स भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। और इन्हीं सुपरस्टिशियस चीज़ों के चलते मुस्कान ने उसको ये भी कहा था कि उन्हें मिलके सौरभ का वध करना है। पर्टिकुलरली उन्होंने वध वर्ड का यूज़ किया, लेकिन वहीं साहिल चाहता था कि मुस्कान ये खुद करे तभी ये एक वध होगा। खैर इसके बाद भी टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है। 24 फरवरी को सौरभ ने वापस आना था, लेकिन वहीं जो प्लानिंग थी वो कुछ दिन पहले तक ही कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब 22 फरवरी को जो मुस्कान थी वो शारदा रोड जाती है मेरठ के ही, और वहाँ पे वो 2 नाइफ्स लेती है बड़े बड़े, जिससे एक इंसान को बहुत आसानी से मारा जा सके। लेकिन वहीं जो दुकानदार था वहाँ पे उसने पूछा कि आखिरकार आपको इतने बड़े नाइफ चाहिए क्यों। तो मुस्कान ने उसको बताया कि उसको चिकन वगैरह काटना होता है, जिसके लिए उसको बड़ा नाइफ ही चाहिए। दुकानदार ने इसका रेट 800 बताया और मुस्कान ने बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया, बल्कि उसको 800 रुपये दिए और वापस अपने घर पहुंच गई वैसे के वैसे ही शाम को। अब दूसरी तरफ मुस्कान जानते थे कि ये सब करने से पहले उनको सौरभ को बेहोश भी करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अगले ही दिन यानी कि 23 फरवरी को मेरठ के ब्रह्मपुरी के ही एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि उसको बहुत एंजाइटी होती है जिस वजह से वो रात भर सो नहीं पाती और उसको कोई दवाइयाँ चाहिए जिससे वो थोड़ी रेस्ट ले सके, थोड़ा सो सके। तो अमूमन तौर पर एंजाइटी के लिए डॉक्टर्स भी आपको इसी तरह की मेडिसिन देते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले सको और आपका दिमाग ज़्यादा चले नहीं। तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ मुस्कान को एक स्लिप में लिख के दे देते हैं, जिसके बाद मुस्कान फटाफट से घर पहुंचती है और वो गूगल करती है कुछ और सेडेटिव्स के बारे में जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो और जिनको लेने के बाद सौरभ काफ़ी टाइम तक बेहोश ही रहे। इस तरह से वो कुछ मेडिसिन का नाम सर्च करती है और यही मेडिसिन उसी स्लिप पे लिखती है जो उस डॉक्टर ने उसको दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये मेडिसिन वो ऐसे नहीं ले सकती। अगर डॉक्टर ने उसको रिकमेंड करी होंगी, डॉक्टर्स ने लिखी होंगी कहीं पे, तभी उसको मिल पाएंगी। और यही वो स्लिप उसके पास थी जिसमें काफ़ी स्पेस था इन दवाइयों का नाम लिखने के लिए। मुस्कान खुद से ये नाम लिखती है और फटाफट से जाके ये दवाइयाँ भी लेके वापस पहुँचती है। खैर अब दिन आता है 24 फरवरी का, जब सौरभ वापस मुस्कान के पास पहुँचता है। मुस्कान की जो प्लानिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुस्कान ने उसी रात एक ड्रिंक बनाई जिसमें ये सेडेटिव्स उसने डाल दी। उसने सोचा कि शायद जो सौरभ है वो ये ड्रिंक्स लेगा और उसके बाद बेहोश हो जाएगा और उसके बाद ही वो अपना काम करेंगे जो उनको करना है। लेकिन उस रात मुस्कान के लिए कुछ अनफॉर्चुनेट था। सौरभ ने ड्रिंक्स लेने से मना कर दिया और इस तरह से जो उनका प्लान था वो पूरा नहीं हो पाया। खैर अब मुस्कान वेट कर रही थी अगले मौके का आने का। अब जो अगली डेट थी वो भी इन्होंने डिसाइड कर ली थी। ये डेट थी 3 मार्च, जब उनकी बेटी का लास्ट एग्जाम था और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को उसकी नानी के घर छोड़ाना था, यानी कि मुस्कान की मॉम के घर छोड़ाना था। यही सब कुछ होता है। 3 मार्च को उनकी बेटी का लास्ट एग्जाम होता है, जिसके बाद मुस्कान उसको अपनी माँ बाप के घर पे भेज देती है और पीछे से मुस्कान और सौरभ घर पे अकेले थे। लेकिन इस सब के बारे में साहिल भी जानता था और उसने बताया था कि जैसे ही वो ये सेडेटिव्स समहाउ सौरभ को दे देगी उसके बाद वो साहिल को कॉल करके बुलाएगी। खैर थोड़ा वक्त बीतता है और इसी दिन जो सौरभ था वो अपनी मॉम डैड से भी मिलने गया था। जब सौरभ 3 मार्च को अपनी फैमिली से मिलने गया था तो उसकी माँ ने उसके फेवरेट कोफ्ते बनाए हुए थे जो सौरभ अपनी घर से लेके आता है, ये कह के वो अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट में खाएगा। जैसे ही वो रात को लगभग 9:30-10 बजे के अराउंड वापस पहुंचता है, वो सीधा ये कोफ्ते मुस्कान के पास पकड़ा देता है, ये कह के कि वो उनको गर्म करे और वो उनके साथ ही खाना खाएंगे। अब जब मुस्कान इनको गर्म करने लेके जाती है तो वहीं पे वो एक टिफ़िन में सेडेटिव्स डाल देती है जो वो लेके आई थी उस मेडिकल स्टोर से, जिसके बाद वो गर्म करके सबसे पहले सौरभ को सर्व करती है। लगभग 11:30 बजे के अराउंड सौरभ ये कोफ्ते खाता है और उसके बाद लगभग 12 बजे के अराउंड ही उसको नींद पड़ जाती है। मुस्कान देखती है कि वो गहरी नींद में है और उसी समय वो साहिल को भी अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद जैसा उनका प्लान था वो ये चाकू निकालती है जो वो लेके आई थी उस मार्केट से और वो सीधा ये चाकू जो थे ये साहिल को थमा देती है, ये कह के कि साहिल ये सब कुछ करे। लेकिन दूसरी तरफ साहिल कहता है ये वध तभी माना जाएगा जब मुस्कान इसको करेगी। लेकिन मुस्कान की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो एक इंसान को मार दे जो कि उसका पति भी है।
लेकिन इसके बाद जैसे तैसे मुस्कान ने हाथ में चाकू पकड़ा, उसको थोड़ी सी सपोर्ट देता है साहिल साथ में, जो कि उसके हाथों के ऊपर ही अपने हाथ भी रखता है। दोनों मिलके जोर लगाते हैं। ये जो चाकू था ये बिल्कुल सौरभ के चेस्ट पे रखते हैं, उसके दिल के ऊपर वाले पार्ट पे, और इस चाकू को बहुत जोर लगा के प्रेस करते हैं, जिससे सौरभ की मौत हो जाती है। लेकिन वो दोनों जानते थे कि शायद सौरभ चीख भी सकता है, जिससे उसकी आवाज बाहर भी जा सकती है, और इसी के चलते उन्होंने कमरे का कूलर भी ऑन कर दिया था। जिसके बाद वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सौरभ पे अटैक करते हैं, और वो भी जो अटैक था उसके सीधा दिल पे था। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ जिस समय साहिल और मुस्कान उस पे अटैक कर रहे थे वो जाग गया था, और वो बस एक ही रिक्वेस्ट उनसे कर रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन इन चीजों पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ जब सौरभ की जान चली जाती है तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो सौरभ की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी तक ये जो ड्रम वाला किस्सा बहुत फेमस हो रहा है ये उनके दिमाग में आया तक नहीं था। खैर, सौरभ के मरने के बाद साहिल सबसे पहले सौरभ की लाश को घसीटते हुए एक वॉशरूम की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे वो उसके शरीर के 4 टुकड़े करता है। उसका सर अलग करता है, उसके दोनों हाथ उसकी रिस्ट से अलग करता है, और बाकी की जो बॉडी थी वो एज इट इज ही रहने देता है। इसके बाद जो साहिल था वो सौरभ के सर को और दोनों हाथों को एक थैले में पैक करता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाना शुरू कर देता है। वहीं जो सौरभ का बाकी का धड़ था उसको बेड के बॉक्स में डाल दिया जाता है, और उसी बेड पे मुस्कान सो भी रही थी। थोड़ी देर होती है मुस्कान को वहाँ सोए हुए, लेकिन वो अकेली थी, उसको डर भी लग रहा था, और जिस बेड पे वो सो रही थी उसके नीचे ही, इनफैक्ट उस बेड बॉक्स के अंदर ही उसके पति का धड़ भी पड़ा हुआ था। वो चाह के भी सो ही नहीं पा रही थी। बहुत मुशक्कत करने के बाद उसने साहिल को कॉल की कि वो सो नहीं पा रही, और ये जो समय था ये लगभग 3 बजे के अराउंड का हुआ था। जिसके बाद साहिल उसको अपने घर ही बुला लेता है। ये जो धड़ था सौरभ का ये उसी बेड बॉक्स में था। मुस्कान और साहिल के अपार्टमेंट में थे, जहाँ पे उनके साथ साथ सौरभ का सर और उसके दोनों हाथ भी थे। खैर, ये रात निकलती है और इसी रात को वो प्लान करते हैं उसकी बॉडी को एक ड्रम में डिस्पोज करने का। जिसके बाद अगले ही दिन यानी कि 4 मार्च को सुबह 9 बजे के अराउंड जो मुस्कान थी वो उठती है और एक ई रिक्शा लेती है जली कोठी के लिए, जहाँ पे वो सैफुद्दीन की शॉप पे जाती है, और एक वहाँ पे एक वर्कर था जिसका नाम था फरमान से वो एक ड्रम मांगती है जो कि फेविकोल का ड्रम था। फरमान उससे पूछता है कि आपको ये ड्रम क्यों चाहिए, तो उसको मुस्कान कहती है कि उसको फसल स्टोर करनी है। लेकिन फरमान कहता है कि ये फसल का सीज़न तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो मुस्कान थी वो कहती है कि उसे चाहिए, बस आप रेट बताओ इसका कितना है। फरमान उसको 1100 रुपये बताता है इस ड्रम के, और मुस्कान यहाँ पे भी नेगोशिएट नहीं करती, फटाफट से वो ड्रम लेती है और वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें लेके, जैसे थोड़ा डस्ट और साथ ही सीमेंट। अब इसके बाद साहिल फिर से मुस्कान के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पे सौरभ का धड़ पहले से ही पड़ा हुआ था। उसके बाद साहिल भी अपने घर से उसके हाथ और सर लेके आता है, और इसके बाद वो सबसे पहले इस ड्रम में डस्ट, सीमेंट और पानी मिला के उसको भर देते हैं। जिसके बाद वो ऊपर से ही जो सौरभ था उसके जो शरीर के टुकड़े थे उनको उसी में डाल देते हैं। ये जो दिन था ये 4 मार्च का दिन था। इसके बाद वो इस ड्रम को पूरी तरह से पैक करते हैं और वहीं पे रहने देते हैं, और खुद वो घूमने चले जाते हैं। ये जो इन्होंने प्लान बनाया था ये सब कुछ एज इट इज ही जा रहा था। इनफैक्ट ये घूमने वाला प्लान भी इनका पहले से ही बना हुआ था। मुस्कान के अपने ही अकाउंट में 80 से 90 हज़ार पड़े हुए थे, जो कि उसको सौरभ ने ही भेजे हुए थे। उन्हीं पैसों को लेके ये दोनों सबसे पहले शिमला जाते हैं, वहाँ से वो मनाली जाते हैं, और वहाँ से वो कसोल पहुँचते हैं, जहाँ पे वो पार्टी करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट इसी बीच साहिल का बर्थडे भी था, जिसके लिए मुस्कान एक केक मंगवाती है उसी ड्राइवर से जो ड्राइवर उनको इन जगहों पे घुमा रहा था। लेकिन मुस्कान उसको सिर्फ वॉइस नोट भेजती है, चैट नहीं करती। और इसी बीच जब वो ट्रैवल भी कर रहे थे तो जो सौरभ था उसकी बहन, उसकी फैमिली उसको मैसेजेस किए जा रही थी कॉन्टिन्यूसली कि वो कब उनके घर भी आएगा, कब वो उनसे मिलना चाहता है। लेकिन वहीं जो सौरभ का फ़ोन था वो मुस्कान के पास था, और वो कंटिन्यूसली उनसे सौरभ बन के ही चैट कर रही थी। वो यही बता रही थी कि वो और मुस्कान यानी कि सौरभ और मुस्कान दोनों आउटिंग पे गए हैं। मुस्कान ने अपने घर पे भी यही बताया था कि सौरभ और मुस्कान दोनों एक तरह से आउटिंग पे गए हैं, हिमाचल घूमने गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान तो गई ही थी, लेकिन उसके साथ सौरभ नहीं बल्कि साहिल था। खैर, इसके बाद वो वहाँ पे जाके साहिल का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, और 17 मार्च को उनको वापस आना पड़ता है मेरठ में। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो ड्रम था ये पूरी तरह से जम चुका था, सीमेंट जो था वो अच्छी तरह से उसमें जम चुका था। तो वो 4 मजदूर बुलाते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, लेकिन ये जो मजदूर थे ये भी मिलके भी इस ड्रम को उठा ही नहीं पा रहे थे, ये इतना ज़्यादा हैवी हो चुका था। अब यहाँ पे मुस्कान जानती थी
कि वो चाह के भी इस झूठ को शायद और नहीं छुपा पाएगी और वो इस ड्रम को चाह के भी डिस्पोज भी नहीं कर पाएगी। तो वो उसी रात यानी कि 17 मार्च की रात लगभग 10 बजे के अराउंड अपने घर पे वीडियो कॉल करती है, जहाँ पे वो चीख चीख के बताती है कि जो सौरभ है उसकी फैमिली ने, उसकी बहन ने, उसके माँ बाप ने उसको मार दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मुस्कान की फैमिली थी वो जानते थे कि समहाउ कुछ तो इसमें गड़बड़ ज़रूर है, और वो अगर ये सब कुछ कर रहे थे तो वो चिल्लाई क्यों नहीं, उसने सौरभ की फैमिली को ये करने से रोका क्यों नहीं। लेकिन इस चीज़ का जो जवाब था वो मुस्कान के पास था ही नहीं। जिसके बाद मुस्कान की फैमिली उसको कहती है कि तू चुपचाप से हमारे पास आ जा, हम देखते हैं इसका क्या करना है। और अगले ही दिन वो मुस्कान को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पे वो पुलिस को सब कुछ बताते हैं, जो कुछ भी मुस्कान जानती थी या फिर जो कुछ भी वो जानते थे। पुलिस यहाँ पे समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ मुस्कान की तरफ से ज़रूर है, और वो मुस्कान से थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछते हैं। जिसके बाद मुस्कान खुद अपना मुंह खोलती है और खुद तो सब कुछ बताती है, साथ में साहिल के बारे में भी बता देती है। असल में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो मुस्कान थी वो साहिल को कॉन्टिन्यूसली ये कहती रहती थी कि वो उससे शादी करना चाहती है, वो उससे शादी करेगी। और जो साहिल था वो भी सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था स्नैपचैट पे, जो कि खुद मुस्कान ही उससे चैट करती थी उसकी माँ बन के, उसने कहा था कि मुस्कान उसके लिए परफेक्ट लड़की है और वो चाहती है कि मुस्कान से वो शादी भी कर ले। क्योंकि साहिल के सराउंडिंग जितने भी लोग रहते थे उनका मानना यही था कि साहिल इस तरह का इंसान नहीं था, ना वो जादू टोने करता था जिस तरह से मीडिया आपको दिखा रही है, बल्कि वो सिर्फ भोले का भक्त था। इसीलिए वो कुछ नशे भी करता था, ऐसा उन लोगों का मानना है। और साथ ही वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था, वॉल पेंटिंग वगैरह किया करता था। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी और वो ऐसा कुछ करने वाला इंसान था भी नहीं। जो कुछ भी करवाया था उससे मुस्कान ने उसकी माँ बन के उसको समहाउ मैनिपुलेट किया था। और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्कान थी वो सौरभ से पक चुकी थी, उसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। और इसी बीच उसको साहिल एक ऑप्शन दिखाई दिया, और साथ ही शायद उसको मर्दों की लत भी लग गई थी। लेकिन साहिल के साथ वो नशे में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उसको अब नशे के बिना रहना भी पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, और इसीलिए वो चाहती थी समहाउ साहिल उसके साथ रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो साहिल से शादी भी नहीं करना चाहती थी। क्या होता अगर ये सब कुछ नॉर्मल जाता? क्या होता अगर पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती? क्या होता अगर ये सौरभ की लाश को ठिकाने लगा देते, और जिसके बाद साहिल को पता चलता कि इसके साथ मुस्कान शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने तो सिर्फ मुस्कान के साथ शादी करने के लिए ये सब कुछ किया था। क्या मुस्कान का भी यही हाल होता जो उन दोनों ने मिलकर सौरभ का किया? आपकी क्या राय है इस सब पे? मैं ये कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें, केयरफुल रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।